Okay. So, hello students. Welcome to CLAT Next. My name is I Advocate Ayush Mishra, and I am your legal reasoning faculty. So, in the last class, we had discussed elements of crime, right? So, we had discussed the first elements of crime is as human being, right? So, in this class, we are going to finish that topic, and then after stages of crime, and then we are moving forward to the general exceptions, right? So as we had discussed the elements of crime, so we had discussed about the human being. Why not person? Because human being is a natural person, and person involves a judicial person as well. For example, company, right? Second is the most important element, mens rea, right? So basically the most important element of crime is mens rea. Mens rea means guilty mind or guilty intention. Guilty mind या फिर guilty intention या फिर मेलाफाइड इंटेंशन, राइट? सो मेलाफाइड इंटेंशन या फिर गिल्टी इंटेंशन. सो जब भी क्राइम हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके लिए हमारा जो पहला एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग वो तो होना ज़रूरी है. दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या होना ज़रूरी है? मेंस रिया. मेंस रिया क्या होता है कि जो आपका इंटेंशन है क्राइम कमिट करने का वो उसको हम बोलते हैं मेंस रिया. सो कभी भी हमने क्राइम को देखना होता है कि क्राइम हुआ है कि नहीं, या ये पर्सन इस क्राइम के लिए गिल्टी है या नहीं, तो हम सबसे पहले प्राइमा फेसी ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड द क्राइम, व्हाट इज द मेंस रिया बिहाइंड द क्राइम. लेट सपोज किसी पर्सन ए ने बी का मर्डर कर दिया. सो हम हमेशा ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि वाई ए ने बी का मर्डर क्यों किया, किस सिनेरियो में किया. तो जो क्यों किया या फिर क्या रीजन रहा होगा, क्या मोटिव रहा होगा, दैट इज कॉल्ड इंटेंशन, दैट इज कॉल्ड मेंस रिया. ठीक है. अब ये जो मेंस रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्राइम को डिटरमाइन करने में. अगर मेंस रिया निगेट हो जाए तो इसी क्राइम भले ही आपने किया हो, पर मेंस रिया अगर निगेट हो जाए तो उस केस में आपको क्रिमिनल लायबिलिटी से एब्सॉल्वमेंट मिल सकता है, मतलब आपको क्रिमिनल लायबिलिटी से छुटकारा मिल सकता है. वही केस क्या होता है? जनरल एक्सेप्शन का केस होता है, राइट? जनरल एक्सेप्शन के केस में क्या होता है कि जहां पे मेंस रिया आपका एब्सेंट होता है, आपने क्राइम तो करा होता है पर आपका जो रिक्वायर्ड गिल्टी इंटेंशन होता है वो नहीं वहां पे प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसके लिए आपको क्रिमिनल लायबिलिटी से एब्सॉल्वमेंट दे देते हैं. समझ में आ रही है बात? अब देखिए जो मेंस रिया है उससे एसोसिएटेड एक लीगल मैक्सिम है आपका, जिसको हम बोलते हैं एक्टस नॉन फैसिट निसी मेंस सिट रिया, राइट? क्या है? एक्टस नॉन फैसिट रियम, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सेट रिया. यहां पे रियम है REUM, ठीक है. हाँ, सो एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सिट रिया. ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एन एक्ट कैन नॉट मेक एनीवन गिल्टी unless his intentions were to do so. An act cannot make anyone guilty. An act cannot make anyone guilty unless his intentions were to do so. ठीक है. An act cannot make anyone guilty unless his intentions were to do so. तो जब तक कि कोई एक्ट अगर पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ नहीं हुआ है तब तक उस एक्ट के लिए आपको गिल्टी नहीं कहा जा सकता है. ठीक है. सिंपल सी बात है ये. ओके. सो बेसिकली
अब हम देखेंगे कि भाई मेंस रिया डिटरमाइन करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे कि भाई किसी का रिक्वायर्ड मेंस रिया प्रेजेंट है। तो इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, वहाँ पे देख सकते हैं क्या पर्टिकुलर जो भी एक्शन वो कर रहा है उसकी उसको नॉलेज है, राइट। सो नॉलेज के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। नॉलेज है, लेट सपोज अब कोई अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है। अब उसने किसी अस्थमा, वो उसको नॉलेज है कि भाई जो सामने वाला पर्सन है वो अस्थमा का पेशेंट है। अब उसने क्या किया, एक उस पर्सन ने उस पेशेंट का जो अस्थमा पंप होता है उसको छुपा दिया, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट दैट अस्थमा पेशेंट रिक्वायर दैट पंप। सो यहाँ पे उसको पता है कि उसका एक्ट जो है वो इतना लाइकली टू कॉज डेथ टू एनी अदर पर्सन, उसका एक्ट जो है सफिशिएंट नेचर का है जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, तो उसको नॉलेज है, राइट। तो हम नॉलेज के बेसिस पे यहाँ हम देखेंगे कि भाई मेंस रिया प्रेजेंट है, नॉलेज हो गया। इंटेंशन तो ऑब्वियसली अगर कोई कह रहा है भाई, लेट सपोज अगर कोई कह रहा है कि आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आज तो मैं उसको मार गिराऊंगा, दैट मीन्स कि उसका इंटेंशन है, ही हैज़ अ क्लियर कट इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, राइट। उसके बाद नेग्लिजेंस, ठीक है। अब लेट्स GENCE नेग्लिजेंस, लेट सपोज अब यहाँ पे कोई डॉक्टर है जिसको पता है कि भाई उसको एक रिक्वायर्ड प्रोसीजर से ही ऑपरेशन करना है, बट एज ही इज नेग्लिजेंट ऑन हिज पार्ट, उसकी वजह से पेशेंट की लेट सपोज डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई ऑल्दो डॉक्टर का कोई ऐसा मलाइस इंटेंशन नहीं है कि उसको एज सच किसी पेशेंट का मतलब पेशेंट की जान जानी है या वो चाहता है कि पेशेंट की जान चली जाए, राइट। बट उसका नेग्लिजेंट है उस पार्ट में जिसकी वजह से पेशेंट की जान गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मेंस रिया प्रेजेंट है, राइट। इंटेंशन या जो भी उसका गिल्टी माइंड है, तो हम इससे नहीं करेंगे कि भाई उसका इंटेंशन ही नहीं था। भाई इंटेंशन नहीं था वो बात समझ में आ रही है, पर जो उसने नेग्लिजेंट एक्ट किया है क्या उसको पता तो था कि वो उसके नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो सकती है, राइट। तो हम यहाँ पे उसको पनिश करेंगे, ओके। सो मेंस रिया हमेशा कभी भी आप क्राइम को इवेल्युएट करेंगे कि भाई क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप मेंस रिया चेक करेंगे कि मेंस रिया प्रेजेंट है कि नहीं है। इन ग्राउंड्स पे अगर मेंस रिया प्रेजेंट है तो वहां पे क्राइम कमिट होगा, मतलब ओनली मेंस रिया से नहीं हो जाएगा। मेंस रिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बट नॉट इट इज द ओनली फैक्टर, देयर आर 4 फैक्टर्स, राइट। एलिमेंट्स 4 हैं, तो मेंस रिया जो है वो अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे मेंस रिया प्रेजेंट है कि नहीं है, ओके। सो जो थर्ड हमारा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है हमारा एक्टस रियस। एक्टस रियस, एक्टस रियस का मतलब क्या होता है? एक्टस रियस बोले तो एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन, राइट। सो इफ अ पर्सन हैज कमिटेड एनी एक्ट टुवर्ड्स द फर्दरेंस ऑफ दैट क्राइम, राइट, टुवर्ड्स द फर्दरेंस ऑफ दैट क्राइम, इफ अ पर्सन हैज कमिटेड एनी एक्ट, ठीक है, जिसमें कि उस क्राइम को हम फैसिलिटेट करते हैं उस एक्ट से, तो फिर एक्टस रियस हो जाता है, राइट। अगर मान लीजिए आपका गिल्टी इंटेंशन है, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने कुछ आपने प्रिपरेशन कर ली या फिर आपका इंटेंशन आपने बना लिया, अब ह्यूमन बीइंग आपने अरेंज कर लिया कि भाई क्राइम कौन कमिट करेगा, उसके बाद आपका गिल्टी इंटेंशन तो है ही है, बस आपने एक्ट अभी नहीं किया है, तो क्या क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होगा? द आंसर इज नो, क्राइम नहीं कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपको एक एक्ट भी करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब ये है कि एन एक्ट डन बाय ए पर्सन और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। एक्ट मीनिंग क्या है इसका? एक्ट डन बाय पर्सन और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट इज कॉल्ड एक्टस रियस। लेट सपोज अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं गन एम करके किसी की तरफ खड़ा हूँ, ठीक है। अब कोई पर्सन है जो कि सामने से गुजर रहा है, मेरा इंटेंशन क्या है कि मैं उसको आज शूट कर दूंगा, राइट। सो मैंने गन एम किया, वो पर्सन वहाँ से पास किया। अब लेट सपोज मैंने शूट किया, वो गन का जो शॉट है वो मिस कर गया, राइट। सो यहाँ पे जो एक्टस रियस, अगर गन की जो बुलेट है वो हिट कर जाती सामने वाले को, तो मेरा यहाँ पे एक्टस रियस कंप्लीट हो जाता, राइट। मतलब कि जो मेरा मर्डर का ऑफेंस है वो कंप्लीट हो जाता। मतलब जो मेरा एक्शन है, जो बुलेट हिट करने का मेरा एक्शन है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है?
या तो हम एक्शन देख लें कि हमारा एक्शन है बुलेट हिट करने का, अब वो बुलेट अगर हिट करी तो डेथ होगी पर्सन की, तो कॉन्सिक्वेंसेज उसका डेथ हुआ, दैट मीन्स इट रिजल्ट इनटू द क्राइम, अब मैं मर्डर के लिए लायबल हो जाऊंगा, राइट। बट एज अगर वो बुलेट मिस हो जाती है तो मैं किसके लिए लायबल हूँ, क्या मैं मर्डर के लिए लायबल हूँ, क्या एक्ट अकम्प्लिश हुआ, अभी नहीं हुआ। सो बेसिकली अब मैं लायबल होऊंगा अटेम्प्ट के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर, राइट, अटेम्प्ट के लिए मैं लायबल होऊंगा, ना कि मर्डर के लिए। अगर वो बुलेट हिट हो जाती तो मैं मर्डर के लिए लायबल होता। मेरे कॉन्सिक्वेंस एक्ट क्या होते, द डेथ विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई एक्ट, राइट। इसके लिए एक लीगल मैगजिम है, वो आप देख लो, एक्टस मी इनवाइटो, एक्टस मी इनवाइटो नॉन ईस्ट मेंस एक्टस, नॉन ईस्ट मेंस एक्टस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल, right? So actus me invito non est mens actus, which means that an act done by me against my will is not my act at all. So अगर कोई एक्ट मैं वॉलेंट्री एक्ट कर रहा हूँ, फ्री कंसेंट से कर रहा हूँ, तभी वो एक्टस रियस को हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्राइम, राइट। पर अगर मेरा कोई एक्ट है जिसकी वजह से कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, बट मैंने वो एक्ट वॉलेंट्री नहीं किया है, मेरे से जोर ज़बरदस्ती से कराया गया है, वॉलेंट्री मतलब स्वतः स्वेच्छा से, राइट। सो अगर आपसे जोर ज़बरदस्ती से कराया गया है, आपका फ्री कंसेंट, आपका फ्री विल नहीं है उस एक्ट को करने के लिए, तो आप उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ऑल्दो वो एक्ट आपने खुद किया हो, राइट। लेट सपोज आपका नेबर है जिसने अपने घर की चाबियां आपको दे करके गए हैं, वो लोग वेकेशन पे कर गए हैं। अब कोई थीफ है जिसको ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है, ही केम टू योर हाउस एंड उसने आपको गन पॉइंट पे बोला कि आप वो चाबी निकालो और चल के वो दरवाज़ा खोलो, अपने नेबर का घर खोलो और दे विल कमिट थेफ्ट। नाउ अब तो यहाँ पे एक्ट जो थेफ्ट का हुआ है, थेफ्ट का एक्ट फर्दरेंस करने के लिए आपने ही एक्ट किया है भाई, कीज निकाला, आपने नेबर का दरवाज़ा खोला, तब जाके थेफ्ट कमिट हुआ। पर क्या नेबर जो है वो आपको लायबल कर सकता है थेफ्ट के लिए? सो आंसर इज नो, बिकॉज जो एक्ट हुआ है वो आपके फ्री विल से नहीं हुआ है, वो वॉलेंट्री एक्ट नहीं है, ठीक है, वो जोर जबाव में डरा धमका के हुआ है, फ्री कंसेंट से नहीं हुआ है। सो इंपॉर्टेंट है कि जो एक्ट होना चाहिए, एक्ट मस्ट बी डन, एक्ट मस्ट बी डन वॉलेंटरली बाय फ्री कंसेंट बाय फ्री विल। ये तीन चीज याद रखिए, फ्री कंसेंट, फ्री विल और वॉलेंट्री। समझ में आ गया बात? ओके। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट इसका, फोर्थ एंड लास्ट इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है इंजरी, ठीक है। तो अब हम जब आईपीसी की बात करते हैं तो इसमें इंजरी किस टाइप की हो सकती है? इंजरी देखिए, बेसिकली हमने आईपीसी में अगर देखा तो जनरली बात हम यहाँ पे बॉडीली इंजरी की करते हैं। स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी, तो आपको इंजरी बॉडीली इंजरी के फॉर्म में मिलेगी, है ना। अगर हम देखते हैं ऑफेंस अगेंस्ट रेपुटेशन, दैट मीन्स डिफेमेशन, राइट। सो अगर हम डिफेमेशन देखते हैं, सो इट इज़ ए ऑफेंस अगेंस्ट रेपुटेशन, तो आपको इस पे अगर रेपुटेशन के अगेंस्ट इंजरी होती है तो आपका डिफेमेशन का क्राइम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इंजरी हो सकती है, राइट। तो इकोनॉमिकल इंजरी भी हो सकती है, राइट। सो इंजरी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। क्या है भाई? बॉडीली इंजरी हो सकती है जिसको हम लोग फिजिकल इंजरी भी बोलते हैं, फिजिकल
इंजरी बोलते हैं। बॉडी के लिए अगेंस्ट इंजरी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल इंजरी। लेट सपोज अगर किसी पर्सन के साथ मर्डर कमिट हो गया, या फिर रेप कमिट हुआ, या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हुआ, हर्ट हुआ, ग्रीवियस हर्ट हुआ, तो ये सारे जो ऑफेंसेस है ये क्या है, बॉडली इंजरी देती है। दूसरा क्या है, अगर आपको डिफेमेशन हो गया, मानहानि जिसको आप बोलते हैं, दैट इज अ इंजरी अगेंस्ट इंजरी अगेंस्ट रेप्यूटेशन। ठीक है। एक और हो सकता है आपको, अगर प्रॉपर्टी के हुआ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपको इंजरी हुई है, थेफ्ट हो गया, डकैती हो गई, रॉबरी हो गई, ये सारे ऑफेंसेस क्या है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस है, तो आपको इकोनॉमिकल इंजरी हो सकती है। ठीक है। मेंटल इंजरी भी हो सकती है, राइट, मेंटल इंजरी भी हो सकती है, इंजरी जो है वो मेंटल इंजरी भी हो सकती है। ठीक है। बट ए सॉरी, ठीक है, बट क्या इमोशनल इंजरी होगी, क्या इमोशनली डैमेज हो सकता है, इमोशनल इंजरी हो सकती है क्या, तो आंसर इज नो, इमोशनल इंजरी नहीं होगी। अब लेट सपोज कोई पर्सन है जिसको डॉक्टर ने बोला है कि भैया इनका ध्यान रखिएगा, इनके सामने किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा ना हो, स्ट्रेस ना हो, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेट सपोज उस पर्सन का बाईपास सर्जरी हुआ हो। अब यहाँ पे घर वाले आपस में कलह कलेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है स्ट्रेस हुआ उसको, और वो सरवाइव नहीं कर पाया, तो क्या घर वाले उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, कोई डायरेक्ट कॉज तो है नहीं, राइट। सो इमोशनल इंजरी जो है वो हम यहाँ पे नहीं मानते हैं, उन घर वालों को हम उसके डेथ के लिए जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज इमोशनल इंजरी इज नॉट द पार्ट ऑफ इंजरी हियर। सो ये हमको समझ में आ गया कि इंजरी कैसे हो सकता है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना इंजरी के भी बिना इंजरी के भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। कब होगा, जैसे अटेम्प्ट का केस ऐसा है जहां पे आपको इंजरी नहीं भी होती है लेकिन क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। अटेम्प्ट के केस में अगर आपको इंजरी नहीं भी होती है तो आपको क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, करेक्ट। चलिए, और कोई डाउट आपको इसमें? ओके, सो बेसिकली आपको एलिमेंट्स ऑफ क्राइम समझ में आ गया, राइट। सो इसके बाद जो है वो हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टेजेस ऑफ क्राइम के लिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच। आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। थैंक यू सो मच।